चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। हाँ देखिए बताएंगे ना कौन से क्वेश्चन से हमें करना है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज सिग्मा वाला क्वेश्चन करा देते ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर 12 पर। साथ साथ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह भी आप भी एक्टिव होकर करेंगे ना। तो नेक्स्ट दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका है 12, पेज नंबर है आपका 192 और एक्सरसाइज है आपके 9.3 जीपी सीरीज का हम कर रहे हैं। क्या हो गया था 12 वाला। चलो फिर तो 13 पे जाएंगे ये कह रहे थे। हाँ तो यानी कि आपके 12 हो चुका है तो 13 से करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ एक बार सुनिएगा यार फिर बताइएगा ना। ये कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी है ना। जीपी सीरीज है जैसे पूरी एक्सरसाइज हमारी जीपी की है। इसमें है 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव ए सम, यानी कि जो सम है हमारा वो कितना होना चाहिए 120। पेन इस पर लगा रहने देना। सम हमारा क्या चाहिए इसमें 120। आइए बताएंगे ना कैसे करेंगे। हाँ बताओ। आइए कैसे स्टार्ट, आइए आइए कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें। हाँ ये ए कितना हो गया इसमें हमारा 3 है ना। आर कितना हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया आर भी हमारा 3। और सम कितना दे रखा है हमें एस एन। सम कितना है हमारा 120। अब इसमें अननोन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना। यानी कि एक तरीके से एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास क्वेश्चन मार्क। आर की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है तो कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए। एक बार रिवाइज करेंगे जरा है ना। ए आर की पावर एन -1 अपॉन में कितना हो गया आर -1। ऐसे यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 120। ए का आंसर कितना है हमारे पास 3। आर कितना है 3, यानी कि 3 की पावर एन -1 और 3 -1 यानी नीचे क्या हो गया 2। जब कैलकुलेट करेंगे जरा देखेंगे तो 3 से कितना हो गया हमारे पास 40। 40 इंटू 2 कितना हो गया 80। 80 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 की पावर n -1। तो अल्टीमेटली 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 81 है ना। और आप जानते हैं जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कंपेयर करना है तो इसको भी क्या करना होगा। हाँ बिल्कुल 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 अपने हिसाब से बैठो जहाँ कंफर्टेबल हो है ना। हाँ ये क्या हो गया यहाँ पे 3 की पावर। हाँ बताओ यार क्या हो गया। अरे 81 तो जानते हो ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 इंटू 3 27। 27 इंटू 3। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 4। और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा ऑन बोथ साइड तो n की वैल्यू क्या होगा 4 और यही आंसर होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है n इजिकल टू 4। जब इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कॉन्वेंट क्लियर है कबीर है ना। ध्यान रखना पहले क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए है ना। जीपी सीरीज है दे रखा है ए फिर आर एन हमें निकालना है, सम हमें 120 दे रखा है। जहां पर कंफर्टेबल वहीं बैठो, बस थोड़ा सा ये स्टैंड है ना वो अपनी जगह पे रखना पड़ता है हमें जिससे कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो जाए। हाँ आदि क्लियर है आपको, कुछ इसमें डिस्कस तो नहीं करना। नो सर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे है ना। मैं इस क्वेश्चन को आप नोट करें जल्दी से, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40। कोई दिक्कत है तो डिस्कस करने पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में नोट कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो ये जीपी सीरीज में बना रहा हूँ है ना। तो जीपी सीरीज ए है तो अगली टर्म क्या होगी ए आर, फिर क्या होगी हमारे पास ए आर स्क्वायर। फिर बता सकते हैं उसके बाद क्या होगी हमारे पास है ना। फिर क्या होगी हमारे पास ए आर क्यूब, फिर क्या होगी ए आर की पावर 4, फिर होगी ए आर की पावर 5 जैसे जैसे चलती रहेगी ना। तो आपने लिख लिया होगा हटा दो से यार, इसको हटा रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ये हो गया। चलिए अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लेता हूँ बहुत अच्छे से कि क्या क्या रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। तो पहली 3 टर्म का सम कितना दे रखा है 16। तो ए प्लस ए आर प्लस का ए आर इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें 16 गिवन है ना। फिर कह रहे हैं द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। आइए नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या होगा इन 3 टर्म का सम, यानी कितना हो गया ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 128 है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, यानी क्या निकलवा रहा है हमसे, ए की वैल्यू, है ना, कॉमन रेशियो, यानी क्या हो गया एक तरीके से, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, यानी कि एस एन भी निकलवा रहा है, ये सारी चीजें हमसे निकलवा रहा है। अब बताएंगे ना एस एन जब निकालेंगे तो एन की वैल्यू क्या लगेगी इसमें, एन ही रहेगी, मतलब एन की वैल्यू एन ही रहेगी। जब हम एन से निकालेंगे तो एन की वैल्यू कोई पुट नहीं होगी एक तरीके से, है ना। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा आप बताएंगे लॉजिकली कि मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले सीधी बात है, ए और आर तो निकले तब आगे सोचेंगे, है ना। तो कैसे निकल सकता है ए और आर, क्या लॉजिक लग रहा है आपको? ठीक है, यहाँ से अगर इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें तो मैं इस इक्वेशन में से एक कॉमन ले रहा हूँ, क्या हो गया 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16, को दिक्कत तो नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए आर क्यूब, है ना, ए आर क्यूब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 1 + r + का r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 128, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं और देखो आंसर आ गया बहुत जल्दी। जो भी आप करते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसमें, डिवाइड करने का मतलब क्या है, ए आर क्यूब 1 + r + r स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन, यानी कि 1 + r + r स्क्वायर। मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा एक तरीके से 128 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60, कोई दिक्कत तो नहीं, डिवाइड कर सकते हैं ना। ए से क्या हो गया कैंसिल, और देखो पूरा ब्रैकेट का पूरा ब्रैकेट क्या हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बना हमारे पास आर क्यूब, हाँ जी कितना हो गया 16 की टेबल किसको आती है, 16 2 या 32, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कितना बार कट गया 8 टाइम्स कट गया, तो 8 यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ से r का क्या करा हमने क्यूब, तो यहाँ इसको किसका क्यूब बनाएंगे हम 2 का क्यूब, जब भी तो कंपेयर होगा। तो कंपेयर करने पे r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत r की वैल्यू निकालने में, डिवाइड क्यों करा, देखो हमें a और r कोई वेरिएबल निकालनी है ना। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें, भाई अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो इस पूरे की वैल्यू इसमें लगा दो, भाई ए को अलग करके, है ना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो, अल्टीमेटली बात तो वही हो गई ना। भाई अब इसकी वैल्यू यहाँ 16 लगाओगे तो आर क्यूब क्या हो जाएगा 128/16। अब या तो डिवाइड कर दो या उठा के वैल्यू लगा दो, आपकी मर्जी, जैसे आप समझो। बात तो लॉजिकली एक ही बात हो रही है ना, अल्टीमेटली आएगा तो आर क्यूब की वैल्यू 80, आर क्यूब का 8 का मतलब क्या हो गया 2 का क्यूब, आर की वैल्यू क्या हो गई 2। कभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप बताएंगे ना कि मेरे को एक तो आंसर पता चल गया है ना, आंसर क्या आ गया आर इज इक्वल टू 2। अब ए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, इसमें पुट कर दीजिए, है ना, इसमें है, इसमें की बात है, इक्वेशन कॉमन ले रखे, ये ज्यादा इजी लगेगा आपको इसमें, है ना। इसमें पुट करके निकाल सकते हो और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी और बढ़ जाएगी आपके लिए। तो आर की वैल्यू 2 लगा रहा हूं मैं क्या इस वाली इक्वेशन में, तो एक ही साइड में रखेंगे 1 + r यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16। हाँ ये कैलकुलेशन करके बताएंगे, यहाँ पे कितना हो गया 9, तो 16, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 16/9। हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, अच्छा 7 4 और 6, हाँ ये 4 और 6 यानी 7, यानी कितना हो गया ए की वैल्यू 16/7। तो ए का आंसर हमारे पास कितना आ गया 16/7। अब क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ एस एन निकालना है ना। एस एन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन यानी क्या हो गया ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। ए की वैल्यू क्या लगाने वाला हूं मैं 16/7, आर की वैल्यू क्या लगेगी 2, और एन की वैल्यू, हाँ ध्यान रखना एन ही रहेगी क्योंकि कोई एन की वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1, और नीचे r-1 है वो क्या बनेगा, वो 1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई या डिवीजन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो एस एन का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। एक बार राघव देखेंगे ना आंसर यही है क्या, क्रॉस चेक कर लीजिए, आंसर यही होना चाहिए। और समझने में कोई दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो भी है आपका उसे लिख लीजिए, फिर इसमें देखिए क्या ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो सबसे बेटर मेरे को तरीका ये लगा कि डिवाइड कर दो या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, बात तो वही होने वाली है, लॉजिक तो एक ही है। कभी कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, चलिए चेक कर लिया सही, मैं क्वेश्चन यहाँ से बना देता हूँ, केवल उससे क्वेश्चन पूरा है।
करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 जीपी की बात करें तो ये हमारा यहाँ का है 729। सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है। इस बात में देख लेता हूँ। हाँ जी, अब क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, बता दी ना, कई बार कुछ बटन वगैरह प्रेस हो गया होगा। मैं इसको बंद ही करता हूँ। ठीक, हाँ जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहे हैं जीपी है, ए की वैल्यू कितनी है 729, 7 टर्म, यानी कि A7 कितना है हमारे पास 64। डिटरमाइन S7। हाँ जी, S7 का मतलब क्या निकलवाना चाहते हैं हमसे? सम ऑफ फर्स्ट 7, है ना? क्लियर है? तो हाँ, आपका हटा दो नीचे से, हटा दो। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक एक करके थोड़ा सा सोचिए कि जीपी सीरीज है और 7 टर्म में क्या दे रखी है 64। हाँ जी, कभी बता सकते हो 7 टर्म का मतलब क्या होगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको फाइनली? ए आर की पावर 7 माइनस 1, है ना? एन टर्म क्या होती है? ए आर की पावर n माइनस 1। तो 7 टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 7 माइनस 1, यानी क्या हो गया एक तरीके से ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 64, जिसमें ए कितना दे रखा है 729। तो ए की वैल्यू यहाँ लगाऊंगा तो आर की पावर 6 क्या बन जाएगा 64, और नीचे कितना हो गया 729। बात क्लियर है? वही नेचुरल सी बात है कि पावर 6 बनेगी तभी तो कुछ कंपेयर होगा। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो ये तो कितना बन गया 2 की पावर 6। अब मेरे को तो पता है, आप बता सकते हो कि ये किसकी पावर है? हाँ, 3 की पावर 6, 9 की पावर 3 होती है ये कितना है 3 की पावर 6, यानी कि अल्टीमेटली कितना हो गया 2/3 की पावर 6। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2/3। अब देखिए आर भी डिसाइड हो गया है, ए तो पहले से ही गिवन था, और एन कितना है यहाँ पर 7। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि आर की वैल्यू जो 2/3 है वो क्या 1 से बड़ी है 1 से छोटी है ना? ये जो आर है वो 1 से क्या है छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है ना? फर्क नहीं पड़ता आंसर में, और इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने लॉजिक डिफाइन किया हुआ है तो इसलिए उसको हम फॉलो करेंगे, है ना? तो ए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? हाँ, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या लगाने वाला हूं मैं यहाँ पर 729, 1 माइनस आर, आर का मतलब कितना हो गया 2/3, और क्या लगेगी एन की वैल्यू कितनी है 7, और नीचे कितना है 1 माइनस 2/3, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। लॉजिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ जी, सेक्शन कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? लॉजिक क्लियर है? चलिए अब इसके थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 729 मतलब एक तरीके से क्या था 3 की पावर 6, है ना? थोड़ी पावर के हिसाब से चले तो जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। और यहाँ से कितना है 2 की पावर 7, और यहाँ 3 की पावर 7, और यहाँ से कितना हो गया 3 माइनस 2, यानी कि कितना हो गया 1/3। मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ 3 की पावर 6, और यहाँ पे होगा हमारे पास 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7, और ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि इंटू 3, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया 3 की पावर 7। अब आप देखेंगे कि 3 की पावर 6 और 3 मिलके क्या बन जाएगा 3 की पावर 7, और ये 3 की पावर 7 से क्या हो गया कैंसिल, है ना? अब 3 की पावर 7 देखिए, 3 की पावर 6 कितनी है 729। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे 729 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, माइनस 2 की पावर 6 कितना था हमारे पास 64, 64 को भी 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 128, और इसको कैलकुलेट करिए एक बार आंसर चेक कर देना, है ना? 729 को 3 से मल्टीप्लाई करके 128 माइनस कर देना, है ना? फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका? देखो आंसर चेक करो यार, पीछे है कि नहीं है? 2 आंसर गिवन है,
चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर कितना आपका 2059 है ना। तो ये एक आंसर हमारा मैच कर गया है ना। अब दूसरे आंसर का रीजन चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम -2/3 की पावर 6 लेना तो भी यही आंसर आने वाला है। दो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और मालूम है दूसरा आंसर क्या दे रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि r की पावर 6 है, अगर मैं इसको -2/3 की पावर 6 लूं तो अभी तो 64/729 ही आएगा, क्योंकि पावर इवन होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं, जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है इसमें। अगर दूसरा आंसर उन्होंने ऐसे दे रखा है, अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया है तो गलत तो वो भी नहीं है ना, गलत तो वो भी नहीं है, तो इसलिए इन्होंने दूसरा आंसर भी दे दिया है। बाकी इतनी कोई इसमें नेसेसरी नहीं है कि दोनों आंसर निकाले जाए। बात क्लियर है मेरी? है हाई सेक्शन कुछ पूछना तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो क्लियर है। हाई कबीर आपको क्लियर है? ये वाला 1/3, अच्छा ये देखो यार 1 - 2/3 था, ये वाला क्लस्टर है, ये 3 वाला कहाँ गया, ये कह रहे है ना। ये देखो जब पहले तो ये तो पता होगा ना कि अगर सपोज करो x y z और p है तो p किसके संग जाएगा, x के संग जाएगा, ये तो पता है ना आपको, है ना। अब देखो यहाँ कितना है 1/3, तो ये वाला 3 क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में देखो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया था, ये वाला 3 को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। क्लियर है मेरी बात? ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 50 है ना। फिर आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। कोई भी दिक्कत है डिस्कस कर लेना, कैलकुलेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 1/3 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/1, बात तो वो भी वही है ना। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। आगे कुछ पूछना तो नहीं है आपको? नो सर। चलिए नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 है ना, और डिस्कस करेंगे, बताएंगे जरा जो भी है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर आप बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ये कह रहे हैं फाइंड ए जीपी, ध्यान रखना हमें इस बार जीपी फाइंड करनी है, फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म का जो सम है यानी कि a1 प्लस का a2, उसका आंसर क्या दे रखा है -4, एंड फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया a5 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना है किसके, थर्ड टर्म के यानी कि a3 के बराबर, और सीरीज जीपी है, 2 टर्म का सम -4 है, फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स ऑफ इसकी थर्ड टर्म है, और हमें जीपी एक जनरेट करनी है ना। पहले बताओ ये जीपी जनरेट का मतलब क्या है, हमें करना क्या है इसमें, कुछ टर्म लिखेंगे इसकी, है ना। और जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए आर फिर AR² फिर AR³ 4 टर्म लिख दो फिर डैश लगा के छोड़ दो, है ना, क्योंकि इसके बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है ना। चलिए मैं हटा दूं नीचे से सारा। हाँ जी, अब एक एक करके आपके संग डिस्कस करके चलते हैं। जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके सामने भी लिखा हुआ है, और हमें ए और आर की वैल्यू नहीं पता है। हाँ जी, A1 का मतलब क्या हो गया A, A2 का मतलब क्या हो गया AR इजिकल टू -4, तो पहली मैंने इक्वेशन यहाँ लिख दी है ना। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, हाँ धारणा कम हो जाता है ना, AR की पावर कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया AR, हाँ स्क्वायर, 3 - 1 हो जाएगा AR², इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो A से क्या हो गया कैंसिल, और R4 इजिकल टू कितना हो गया 4R², तो जब R² R4 से कटेगा, हाँ तो क्या हो जाएगा R² इजिकल टू 4। अब मैं इसमें दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है पीछे 2 आंसर दे रखे होंगे, यानी पहले मैं लिख देता हूँ कि R की वैल्यू +2 भी हो सकती है और R की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इवन होने की वजह से। क्लियर है? R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू किसमें लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में हम लगाने वाले हैं ना। तो A मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 + R इजिकल टू कितना हो गया -4। अगर मैं R की वैल्यू 2 ले रहा हूं तब देखते हैं A कितना आता है, तो यहाँ 2 + 1 कितना हो गया 3, तो उस समय A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -4/3, क्योंकि 3 क्या आ जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। क्लियर है? अगर मैंने R की वैल्यू -2 ली तो क्या हो जाएगा A, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 2 = -4, कितना हो गया -1,
माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अगर ध्यान रखना ये आर की वैल्यू -2 लेने पर आई है ना, तो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि इसका इसके संग यूज कर लो, इसका इसके संग यूज कर लो आप, है ना। ये भी ध्यान रखना होगा कि आर की वैल्यू अगर मैंने -2 ली तो उस समय की वैल्यू कितनी है, 4, है ना, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस से इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। हाँ, पहले यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी, मगर दो सीरीज जनरेट कर रहा हूं मैं, है ना, एक +2 से भी और एक -2 से भी, पीछे भी 2 आंसर दे रखे होंगे, दोनों लिख देता हूँ, है ना। पहला ऑप्शन ए कितना है मेरे पास, -4/3, फिर a इंटू आर कितना बन गया बोलेंगे जरा, a इंटू आर, है ना, यहाँ से क्या बन, हाँ कितना हो गया, -8/3, फिर उसके बाद r से और मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको क्या करो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो या स्क्वायर कर दो, कैसे भी कर लो, अल्टीमेटली क्या होगा, -16/3, फिर एक टर्म और बता दो जरा, -32/3, और फिर डैश डैश डैश। पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरा आंसर भाई, कभी जरा आप बताएंगे दूसरा आंसर क्या बनेगा, पहली टर्म क्या लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे हम, 4, है ना, 4, फिर a इंटू आर -8, ठीक, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, तो कितना हो गया, -16, फिर एक मिनट, ए आर स्क्वायर है ना, हाँ माइनस खत्म हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, फिर 16 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -2 से, क्या आंसर आएगा, -32 और डैश डैश डैश। चलिए मान में जरा जल्दी चेक कर लेते हैं, उसके पास मोबाइल भी है, एक बार देखेंगे आंसर यही है क्या, 2 आंसर दे रखे होंगे पीछे, हाँ यहाँ पे समझ आ रहा है, आगे कुछ पूछना तो नहीं है आपको इसमें, नो सर। चलिए, है ना, तो जीपी सीरीज, है ना, ये आंसर है ना। तो जीपी सीरीज का एक तो पहले क्या होता है, क्या चीज सेम रहती है जीपी सीरीज में, कॉमन रेशियो, है ना, कॉमन रेशियो सेम होता है, और डिफरेंस सेम होता तो क्या होता था आपका अब तक, एपी सीरीज, है ना, यहाँ पर रेशियो सेम है, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद होनी चाहिए, और आज मैंने ग्रुप पर इनके फॉर्मूले का सेट भी शेयर किया है, उसमें सब चीज लिखी हुई है, जो जो हमने यहाँ पर बताई थी पहली क्लास में, वो सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वहां से भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक इश्यू हो रहा है, मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रेडिएशन फंक्शन का, तो जिसको भी रेडिएशन फंक्शन करना है ना, तो अभी डिसाइड कर लेंगे, रात में ऑनलाइन रख लेंगे, है ना, क्योंकि एक बार आप कंफर्टेबल हो चुके हो थोड़ा सा, ऑनलाइन समझ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हाँ, सेट्स का टेस्ट सही, जो मैंने मैसेज डाला है आपको, सैटरडे का, है ना, सैटरडे को टेस्ट रखेंगे सेट्स का, संडे की क्लास भी रखेंगे 2 घंटे की, जैसे इस बार भी रखी थी हमने, वो टाइम दे रखेंगे 4 से 5, है ना, और उससे पहले आप आए ना, कुछ करेंगे, उससे पहले आएंगे तो रिलेशन फंक्शन भी करा देंगे आपको, है ना, करेंगे, उसको भी मैनेज करेंगे, अभी थोड़ा क्लास हो जाए ओवर, उसके बाद आपका रिलेशन फंक्शन का भी जिसको भी डिस्कस करना है, उसके भी टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं, उसको भी करेंगे, है ना, ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये 2 चैप्टर में से सबसे ज्यादा टाइम लगता है, एक सीक्वेंस सीरीज, है ना, हटिया है, फिर भी टाइम लगता है इसमें, है ना, एक आपका है स्ट्रेट लाइन, उसको भी हम बहुत आराम से कराते हैं, तो वो समझने वाला चैप्टर है, उसमें तो बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको समझाना होता है आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है, और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 70, मैं सिर्फ यहाँ लैंग्वेज के लिखूंगा, फिर आपके संग डिस्कस करेंगे, है ना, नहीं बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा 70, ये कह रहे हैं इफ द 4 टर्म ऑफ द जीपी है, और इसकी जो 4 टर्म है वो हमारी एक्स है, फिर हमारे पास 10 टर्म है, यानी कि A10 वो हमारी y है, फिर हमारी 16 टर्म है, यानी कि A16 वो हमारी z है, दे रखी है रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब जमकते हो गए, पहले 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, उस हिसाब से x y z का हम यूज करेंगे। प्रूव दैट, यानी कि टू प्रूव, जो हमें लेकर के आना है वो है एक्स वाई जेड इन जीपी सीरीज। हाँ, ये जीपी की पहचान क्या होती है हमारी, कॉमन रेशियो सेम होता है, और किसी को अगर जीपी प्रूव करना है तो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, अगर किसी को प्रूव करना है जीपी तो क्या हम करेंगे इसके लिए, बिल्कुल ठीक, कॉमन रेशियो क्या दिखाना होगा, सेम दिखाना होगा।
अगर मेरे को एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना है, अब मैं एक तो प्रॉपर तरीके, पहले मैं इसको हटा दूं क्या नीचे से? हाँ, आधे आधे हटा दो उसको नीचे से, कुछ पूछा तो नहीं है Yes, sir. इसमें। चलिए इसको हटा। इसके देखिए दो तरीके आपको बता, है ना, एपी में भी शायद आपने यूज किया होगा ये 10th क्लास में। पहले एपी से थोड़ा लिंक करता हूँ, है ना, जिससे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। अगर मेरे को एबीसी को एपी में दिखाना है तो क्या दिखाना होगा मेरे को? है, हाँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगर मैंने दिखा दिया तो एबीसी किस में हो गए? एपी। क्या किसी को अगर इसका शॉर्टकट तरीका पता है और मैं ऐसे दिखा दूं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो अभी तो एबीसी एपी में होते हैं। किसी को पता है ये कैसे आ गया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी? हाँ, बी को इधर ले गए और ए को सी को उधर ले गए, है ना, ए और सी एक जगह आ गया, 2b इज इक्वल टू इसी से बन के आता है। जरा कॉमन सेंस से थोड़ा सोच के बताइएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ ए बी सी किस में दिखाने हैं मेरे को? जीपी सीरीज में दिखाने हैं, तो अल्टीमेटली बी अपॉन ए क्या होना चाहिए? सी अपॉन बी। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या बनेगा? 2b इज इक्वल टू ए सी नहीं बनेगा, आप बताओ जरा। है, हाँ, इसका शॉर्टकट तरीका मालूम है क्या बन के आया? वो बन के आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना है, अब मेरे पास दो ऑप्शन हो गए। क्या तो मैं दिखाऊं वाई अपॉन एक्स किसके बराबर है? जेड अपॉन वाई के। या फिर एक शॉर्टकट तरीका मेरे पास क्या हो गया? क्या शॉर्टकट तरीका है इसमें? हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। और मैंने ये दिखा दिया तो भी एक्स वाई जेड किस में हो जाएंगे? हमारे जीपी में हो जाएंगे। बात क्लियर आ रही है? ठीक है, तो ये मेरा टारगेट बन गया एक तरीके से, है ना। ये टारगेट अब इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया एक तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 टर्म, है ना, सेक्शन बताएंगे ना। 4 टर्म का मतलब क्या हो गया? के आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, पहली चीज आ गई। हाँ जी, आप बताएंगे तो यार ये A10 का मतलब क्या हो गया? ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू कितना हो गया? y। और अगर आप बताएंगे 16 का मतलब क्या हो गया? ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? z। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, मतलब ये तरीके से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? जेड एक्स। और किसको दिखाऊंगा? इसके y किसका के बराबर दिखाऊंगा? z इंटू एक्स, यानी कि z और x को क्या करो? मल्टीप्लाई। आपके सामने है, देखिए z कितना है? ए आर की पावर 15 और x कितना है? ए आर की पावर क्यूब। बताएंगे ना, a इंटू ए कितना बन गया? ए स्क्वायर बन गया। और ये r की पावर 15 इंटू आर की पावर 3 कितना बन गया? हाँ, जाना ना, बेस से होने पावर क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। तो r की पावर कितना हो गया? 15 प्लस 3 यानी कि 18। अब मैं राइट हैंड साइड पे आ रहा हूँ। वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? ए आर की पावर 9 का भी होल स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ए की आर की पावर 9 है, उसका भी स्क्वायर है। पावर के ऊपर पावर होने पे क्या होता है? हाँ, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो ये एक तरीके से आर की पावर 9 की पावर कितनी है? 2। और स्क्वायर मत कर देना 9 का। पावर के ऊपर पावर होने पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जानते हो आप अच्छे से। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। और आर की पावर कितना हो गया? 18। और यहाँ पर भी कितना है? ए स्क्वायर। और यहाँ भी कितना है? एक तरीके से आर की पावर 18। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? एक्स जेड के। और अगर वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड आ गया तो एक्स वाई जेड किस में हो गए? जीपी में। तो हेंस वी कैन से दैट कि एक्स वाई जेड इन जीपी सीरीज। और यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर ले एक बार, है ना। हाँ, कभी बता सकते हो कि ए की पावर 0 का आंसर क्या होता है? किसी की पावर 0 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ऐसा पढ़ाया जाता है ना। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होंगी? आपस में ऐड होंगी। और डिवीजन में पावर माइनस, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। ये बेसिक रूल्स हैं जो आप पहले से जानते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं ना। चलिए क्लियर है? लिख लिया क्या आपने? कभी लिख रहे हो आप तो जल्दी लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सबसे बाद में लगता है आप भी लिखते थे अब तक। आए कैसे आप तो बड़ी सही स्पीड से लिख रहे हो। हाँ, क्लियर है मन में? बढ़ेंगे फिर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक्सरसाइज में चैप्टर ही ऐसा है, मतलब 2 चैप्टर हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, वैरायटी भी ज्यादा है इसमें, मतलब स्किप भी नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। ये तो स्पेशल सीरीज आ गई है ना, ये तो स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज तो हटी हुई है, ये स्पेशल सीरीज वाला क्वेश्चन है। 88 ये जीपी सीरीज नहीं है, आपको बता देता हूँ कि ये जीपी सीरीज नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसमें जरा भी। 8 और 88 और यहाँ से कितना हो गया 888 है ना। क्या ये जीपी सीरीज है क्या? नहीं। दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा 11, वो इसको से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा। ये क्या होगा, हमारी स्पेशल सीरीज है और स्पेशल सीरीज हटी हुई है ना, तो स्पेशल सीरीज हटने की वजह से ये क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं। मगर थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा, अगर हमें ये क्वेश्चन करना ही होता सपोज करो तो कैसे करते हैं ना, क्या हम दिमाग लगाते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है और इसमें हमें क्या निकालना है एक तरीके से Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा मैं लॉजिकली बताता हूँ कि इसको अगर मैं करता तो कैसे करता है ना, कैसे इसका लॉजिक बनाता। यूनिक क्वेश्चन है ना, यूनिक तरीके से होने वाला क्वेश्चन है। क्या ये एपी सीरीज है? ना ये एपी है ना ये जीपी है, सीरीज बनानी पड़ती है इसमें। कैसे बनती है जरा देखो, फोकस करिएगा। 8 प्लस 88 प्लस का कितना होगा 888 और प्लस क्या होगा इसके बाद 4 बार 8 और कितनी टर्म है n टर्म्स, कोई लिमिट नहीं है ना। मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया 8 कॉमन लिया, क्या बनेगा यहाँ से 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 और कितनी है n टर्म्स। सीरीज तो ये भी कोई नहीं है। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, इसमें यूनिक तरीका है। 9 से मैंने क्या करा इसको डिवाइड किया। 9 से क्यों किया उसका बताऊंगा रीजन है, थोड़ी देर में समझ आएगा 9 से क्यों किया। 9 से डिवाइड किया तो 9 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 999 और यहाँ से क्या हो गया 999 और यहाँ से कितना हो गया 4 बार 9। ये एक जवाब आपको थोड़ी देर में दूंगा, मैं पहले तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ऐसे। अरे जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई किया उसमें दिक्कत क्या है ना। यहाँ से कितना हो गया 8/9। अब 9 से ही क्यों क्या, अब यहाँ सीरीज बनाऊंगा मैं जीपी सीरीज। इसकी सीरीज जीपी नहीं है, इसको जीपी में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा जरा वही बस इसमें ट्रिक है। मैं इसको क्या 10 की पावर 1 माइनस में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1 9 ही तो हो गया। हाँ बस अब 9 से क्यों किया, अरे मेरे को सीरीज बनानी थी, मेरे को सीरीज जनरेट करनी थी और सीरीज में कौन सी करनी थी जीपी जनरेट करनी थी। तो मेरे को स्पेशल सीरीज को किस पर कन्वर्ट कर दिया जीपी सीरीज में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ क्या हो गया 10 की पावर 2 माइनस 1 क्लियर है 99 ही है ये सही आ रहा है आपके। यहाँ से क्या बनेगा 10 क्यूब माइनस 1 और डैश 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 कितना है n है। अब जरा थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए जरा 8/9 मगर जीपी सीरीज बननी है वो तो पहली पहली टर्म बन रही है, ये पूरी जीपी नहीं बन रही है ना। जीपी सीरीज बननी कौन सी, ये टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म, ये सब जीपी बन रही है। तो मान लो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और डैश 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 कितनी है n टर्म्स। कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दिया मैंने, माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। क्या लिखूंगा दूसरे कर्ली ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1 प्लस 1 और n टाइम्स, फिर कर्ली ब्रैकेट खत्म और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। बस यही मेरी लॉजिक नहीं आई कि मैंने पहली टर्म को क्या करा एक अलग सीरीज बनाई, क्योंकि ये पूरी की पूरी जीपी सीरीज नहीं है, सिर्फ पहली पहली टर्म ही क्या बन रही है जीपी सीरीज बन रही है। ये बात क्लियर है मेरी यहाँ तक। अब लॉजिक तो हो गया खत्म, अब तो बस हो गई सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन। भले ये जीपी सीरीज नहीं थी मगर जीपी सीरीज बन गई तो टीचर डाल भी सकते हैं, इसलिए मैं कहा इसको रिस्क लेना सही नहीं है ना, है तो स्पेशल सीरीज मगर ये जीपी सीरीज बन जाती है बाद में। अब जरा थोड़ा कॉमन सेंस से आंसर देंगे कि अगर 1 + 1 2 बार होता तो क्या आंसर आता है इसका 2 और 3 बार होने पर और 10 बार होने पर और कितनी बार ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर n बनेगा। और इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे जीपी सीरीज से, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 10 की पावर 1 है 10 की पावर 2 है 10 की पावर 3 है, तो किससे आंसर निकलेगा इसका जीपी सीरीज से। जीपी सीरीज में a कितना है 10, r कितना है 10, n कितना है 10, बस फॉर्मूला लगाना है। r की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो नीचे लिख देता हूँ फाइनल आंसर है ना, बस नीचे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 8/9। a यानी कितना हो गया 10, r यानी कितना हो गया 10 की पावर कितनी हो गई 10
-1 अपॉन 9, क्योंकि r -1 यानी कितना हो गया 9 माइनस का n, और पीछे वाला में आंसर क्या दे रखा है, पीछे आंसर दे रखा है 80, कुछ नहीं करा उन्होंने, 8/9 को दोनों के अंदर शिफ्ट कर दिया है, तो कितना हो गया 80 अपॉन कितना हो गया 81, और 10 की पावर n -1 और माइनस का 8n/9। अब आप देख सकते हो यही आंसर है, यही आंसर है। तो भले ही क्वेश्चन ये स्पेशली सीरीज का था, अगर बाद में जीपी सीरीज बन जाती है तो अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पेपर बना रहे हैं तो इसमें डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे यहाँ 6 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको किससे डिवाइड करना है 9 से, और 9 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तभी ये सीरीज बनेगी, ये तो सीरीज नहीं बनने वाली है ना। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, फिर तो डायरेक्ट बनेगा, है ना। 9 है तो क्या लिखेंगे 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, फिर तो डायरेक्ट इस स्टेप आ जाएंगे। हाँ, कभी आप बताएंगे ये वाला कैसे है, हम मतलब ये वाला कह रहे हो, ये वाला कैसे है, समझ आ रहा है ना। 8/9 पूरे के बाहर था, 8/9 का मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, और 8/9 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे मल्टीप्लाई करा तो 10 × 8 क्या हो गया 80, और 9 9 क्या हो गया 81, और 8/9 का मल्टीप्लाई n से होगा, जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -8/8 n/9। क्लियर है चीज, आई क्लियर आपको। चलिए आदि आपको कुछ पूछना है इसमें, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अगर नहीं No, करा sir. पहले से तो नहीं होने वाला है, इतना दिमाग नहीं चलेगा कि इसको पहले 8 कॉमन लेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जीपी सीरीज बनेगी, ये कर रखा है तो ही कर सकते हो, वरना नहीं होने वाला है क्वेश्चन, है ना। यूनिक क्वेश्चन, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लीजिए। नेक्स्ट आएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक जैसे हैं। 19 मैं आपको करा रहा हूं, और बल्कि मैं सोच रहा हूं आपको थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल 20 लगेगा, तो मैं उल्टा कर रहा हूं, 20 मैं करा रहा हूं, 19 आप अभी यहीं बैठ के करेंगे, बिल्कुल सेम है। 19 एंड 20 दोनों क्वेश्चन का जो लॉजिक वाइज है वो बिल्कुल सेम है, मैं उल्टा करा रहा हूँ, मतलब 19 आपके लिए अभी कराएंगे आपसे, 20 वाला मैं करा रहा हूँ। नीचे नहीं घटा, नीचे सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डिस्कस भी आपके संग जब करेंगे जब आप लिख लोगे। लिख लिया हो तो एक बार बताना है ना, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसी से बिल्कुल मिलता जुलता इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लॉजिक है 19 वाला, वो अभी एक बार आप मेरे सामने कर लेंगे अभी, है ना। लिख लिया हो तो बताएं। और लैंग्वेज भी मैं एक बार पढ़ दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन की पूरा फॉर्मेट समझ आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं जरा भी, चलिए एक बार जरा थोड़ा फोकस करिएगा क्वेश्चन नंबर 20, आई कभी स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक तो सीक्वेंस ये दे रखी है, ये भी क्या है जीपी सीरीज, और ये भी क्या है हमारी जीपी सीरीज, और स्मॉल इसमें है स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल ए कैपिटल आर है ना। तो इसमें कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। बहुत आसान क्वेश्चन, तो क्या करना है इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। हमें बताएंगे ना करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
तो हमें दिखाना है कि वो एक जीपी सीरीज बन रही है और उसका क्या हमें करना है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो बताइए ना करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर लिखूंगा इसका, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। क्या हो गया, स्मॉल ए इंटू कैपिटल, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर और कैपिटल आर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर। ये बात बड़ी क्लियर है ना। अब हमें सबसे पहले शो करना है कि ये क्या है, हमारी एक जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज की पहचान क्या होती है हमारी, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो मैं इन दोनों की हेल्प से कॉमन रेशियो निकालना, कॉमन रेशियो निकालना हूं, तो क्या करेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी क्या आंसर आ गया, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। फिर मैं दोबारा कॉम्बिनेशन निकालूंगा, दोबारा तो कम से कम शो करना ही है, यानी कि इसको इससे क्या करूंगा, डिवाइड, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी कितना हो गया, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर और कैपिटल आर। अरे ये खत्म हो गया, यहाँ से आर बचेगा, यहाँ से कैपिटल आर बचेगा, तो ये भी क्या आ गया एक तरीके से, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। सपोज करो मैं एक बार और दिखाता तो भी आंसर यही आ रहा था, कॉमन सेंस से पता चलता है ना। तो क्या आ रहा है, कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम है, तो आप लिख देंगे कॉमन रेशो सेम है इस फॉर्म से जीपी सीरीज, तो यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज, तो कॉमन रेशो जो हमारा आ रहा है यहाँ पर सेम आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज ए जीपी सीरीज। बस बस बहुत आसान क्वेश्चन। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स कॉमन रेशो, हाँ यही आंसर आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है, मतलब जो कॉमन रेशियो का आंसर फाइनल है वो क्या होगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट आपको कराया है, दूसरा वाला पार्ट इससे भी ज्यादा इजी है, मगर एक बार आप मेरे सामने करेंगे और एक बार आंसर भी क्रॉस चेक कर देंगे, है ना। चलो करो जरा इसका 19 वाला क्वेश्चन आपको अभी करना है ना, अभी, और मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से ज्यादा काम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी है, 2 मिनट में इसका आंसर निकल आएगा। करेंगे ना सभी लोग, हाँ यदि आप भी करेंगे है ना, ऑनलाइन में है तो ये ना करेंगे, आप ना करें। यस सर। ऑप्शन नंबर 19 है ना, बताइए रहा, बहुत इजी है। पहले इस तरह से ही 2 सीरीज लिखिए, है ना, और फिर उसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है उसमें भी, और आपको दिखाना है कि वो जो सीरीज बन के आएगी वो एक जीपी सीरीज है, और उसका आपको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। आपकी बुक अभी परचेज नहीं करी क्या, बुक्स ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, बुक जरूर होनी चाहिए। हाय राघव, क्लियर है आपको, लिखिए जरा सही तरीके से, है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, और करस्पॉन्डिंग टर्म को तो सामने सामने लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी ना। जैसे मैंने इसके सामने साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन करस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी होगी ना, सेकंड के सामने सेकंड लिखो, फर्स्ट के सामने फर्स्ट लिखो, और उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जज करेंगे कि वो हमारी एक जीपी सीरीज बन रही है, और उसका हमें कॉमन सीरीज भी निकालना है। सही कर रहे हो, नहीं नहीं 156 थोड़ी आएगा, देखो जरा मल्टीप्लाई करके देखो जरा, हाँ दिखाओ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, देखो आंसर ये होगा, चेक कर लो एक बार, आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। भाई कबीर आपका हो गया, हाँ जी क्या आंसर आया था उसका, हाँ अब सही है, अब सही है ना, 256 है। मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म का मैंने मल्टीप्लाई करो, है ना, और फिर ये देखो कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो एक जीपी सीरीज बन रही है। हाँ याद आप बताएंगे फर्स्ट टर्म क्या लिखी आपने मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ जी मल्टीप्लाई करा आपने, नहीं अच्छा चलो मैं फिर समझाता हूँ मेरा, वैसे बहुत इजी था, बहुत इजी था। वो समझ नहीं आ रहा क्या था।
नहीं फिर तो कहाँ निकाले, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ निकाल ली आपने, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो चैप्टर ही दूसरा निकाल रखा है आपने, पेज नंबर 193। हाँ पेज नंबर वो तो गलत है, वो स्ट्रेट लाइन तो समझ में, वो स्ट्रेट लाइन तो बहुत अलग ही चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, वो तो बहुत लॉजिक वाला चैप्टर है, वो तो समझ में आएगा ही नहीं, वो तो बिना पढ़े समझ में आ ही नहीं सकता, अपने आप नहीं समझ सकते इस चैप्टर को। मैं कहा इसको करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 128 को मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो कितना होगा 256, है ना, सामने सामने टर्म लिखो। हाँ ये आपका आ गया, अच्छा कर रहे हो, चलो। हाँ ये राघव का आंसर आ चुका, बिल्कुल सही आंसर आया है ना? इन्होंने कर भी लिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो, आप भी ठीक कर रहे हो। अब कॉमन रेशियो निकालो, है ना, हाँ बिल्कुल ठीक सही है। चलिए तृप्ति का भी आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। और आपका माही, आपने आंसर क्या निकाला कॉमन रेशियो का, निकाल दिया कॉमन रेशियो का आंसर, सक्षम आप? अरे कहाँ पहुंच गए आप, कहाँ पहुंच गए, कॉमन रेशियो क्या निकाला है? हाँ तो फिर क्या करना है, एक मिनट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम। अच्छा सम भी कह रहे हैं इसमें, ठीक ठीक, फिर सम करो, फिर सम करो। तो इसमें भी कह रहे थे सम का, क्या मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसमें सम कह रहे थे कि उसको 20 वाले में, नहीं 20 वाले में कह रहा हूँ, नहीं 20 में। अच्छा 20 वाले में, अच्छा इसमें सम का स्पेशल लगा दिया ना, ठीक ठीक, हाँ फिर तो सम भी करिए आप, है ना। 90 पे एक थोड़ा सा और ऐड कर दिया है कि सम भी निकलवा रहे हैं ना। चलिए मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, जिसको सपोज करो जरा सा भी कंफ्यूजन है वो यहाँ से एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, ऑप्शन निकालो एक तक, हो गया। चलिए एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, एक बार लिख देता हूँ, आंसर क्रॉस चेक कर लेना एक बार, है ना। यहाँ पर है 2 4 8 और फिर कितना है 16, फिर 32, देखो नंबर ऑफ टर्म्स ही फिक्स ही है और ज्यादा नहीं है, 5 ही है। यहाँ पर कितना है 128, फिर आपका है 32, फिर आपका 8, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 1/2। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आई रागा पहले टर्म क्या आई थी, इनको मल्टीप्लाई करने पर 256, 32 into 128, फिर कितना हो गया यहाँ पर 16, फिर कितना आ गया हमारे पास, हाँ यहाँ 64, यहाँ से क्या आएगा 64, यहाँ से कितना हो गया आपका 32 और यहाँ से कितना हो गया 60। तो दिस अपॉन दिस क्या करके है कॉमन रेशो, यानी कि 128/256 करेंगे तो क्या आंसर आया 1/2। दोबारा कॉमन रेशो निकालेंगे, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 128 और भी आंसर 1/2, और दिस अपॉन दिस भी क्या है 1/2 है, और दिस अपॉन दिस भी 1/2 है, यानी कि जीपी सीरीज तो बन गई और कॉमन रेशो भी कितना निकला है हमारा 1/2। इसमें एक चीज थोड़ी और ऐड कर दी, इसका सम निकालना था, है ना। सम के लिए हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे पहले बताओ, हाँ 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसमें a कितना इस्तेमाल होगा 256, है ना, a कितना इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम 256, r कितना इस्तेमाल करेंगे, है ना 1/2, और ये वाली कितनी है 1 से छोटी है, यानी कि लेस देन 1 वाला केस है ना, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। n कितना यूज करेंगे, हाँ इस बार नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से क्लियर है बड़ी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इस्तेमाल होंगी हमारी 5, हाँ कभी क्लियर है आपको, है ना। कैलकुलेशन करेंगे इसका, यहाँ से कितना हो गया 256, 1 माइनस 1/2 की पावर 5, और यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 1/2। अब ध्यान दोगे 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, 1/2 यानी कि नीचे वाला 2 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि 256 इंटू 2 और 1 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास 32, यानी कि यहाँ से कितना होगा 256 इंटू 2, 32 माइनस 1 यानी कितना हो गया 31, और नीचे कितना हो गया 32, यहाँ से कितना हो गया 16, 16 इंटू 16 कितना होता है 256, यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 16। अब छोटी सी फॉर्मेलिटी है 16 इंटू 31 कितना आंसर आ गया हमारा 496, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 496 आया, है ना। हाँ यार ये आपने किया था ये, सर सही से नहीं हो पाया। चलिए अब लॉजिक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना। आर की वैल्यू कितनी है 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 5, ये कितना हो गया 256, और इस वाले फॉर्मूले में लगाया आंसर आ गया आपका 496। कौन सा ये वाला, देखो 256 तो है ही,
ये 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2, ये 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, ये वाला 2 क्या होगा ऊपर शिफ्ट कर दिया है ना, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 1 कितना हो गया 31/32, और कैलकुलेट करके आंसर आ गया 496। हाँ क्लियर था आपका, ये आंसर है ना। चलिए तो फिर क्लियर है आपको। हाँ, बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। तो एक बार डिसाइड करेंगे रिलेशन फंक्शन का क्या टाइमिंग कैसे करे जाए, जिससे आपका रिलेशन फंक्शन भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, हो जाएगा जल्दी। उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें एक ही चीज है डोमेन और रेंज। हाँ जी पढ़ रहे हैं, को आइडिया है डोमेन और रेंज के बारे में। हाँ उसमें डोमेन और रेंज में ही उसमें केवल डोमेन और रेंज में समझाना पड़ता है हमें, और मैं समझाऊंगा तो उम्मीद है आप थोड़ी बात भी अगर भी ढंग से सुनेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे आप। बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हो उसमें। देख लेंगे जो कहोगे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं जैसा इसलिए मैंने स्पेशली मैसेज डाला है क्योंकि क्या है ना, अभी अभी जैसा अभी क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट हुई है अभी, है ना, और अलग अलग स्कूलों में अलग अलग चैप्टर्स करा देते हैं, ये थोड़ा सा होना नहीं चाहिए ऐसे ना, जैसे करते हैं ना अब, किसी में कॉम्प्लेक्स नंबर करा है, किसी में सीक्वेंस सीरीज कर दिया, किसी में कोई और चैप्टर स्टार्ट करा दिया है ना, किसी में सेट है, किसी में रिलेशन फंक्शन है, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है। यहाँ जो चैप्टर चल रहा है उसको हम बीच में ब्रेक नहीं कर रहे बार बार, है ना, और रिलेशन फंक्शन को अलग से साइड में करा देंगे आपको, तो उसका जो कहोगे वो साइड कर देंगे। रिलेशन फंक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, केवल ये चैप्टर इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बाकी रिलेशन फंक्शन तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमने किया था अभी 20, और मैं अब ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहे हैं फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। 4 नंबर हैं, मैंने ए ले लिया, ए आर ले लिया, ए आर स्क्वायर ले लिया, और ए आर क्यूब ले लिया ना। ये 4 नंबर है, क्या बना रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बना रहे हैं। इन विच थर्ड टर्म कौन सी हो गई हमारे पास ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9, यानी क्या मैं इसे a+9 लिख सकता हूँ कि नहीं, लैंग्वेज में किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी। अच्छा वो चलो उससे भी करके देख लेंगे, है ना, दोनों तरह से बता देंगे आपको। एंड सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास ए आर, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, यानी कितना है ए आर क्यूब, और बाई 18 यानी कि प्लस का 18। पहले अगर मैंने जनरल फॉर्मेट में लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें जरा भी। दो चलो लैंग्वेज के अगर आपके अगर कंफ्यूजन हो दोबारा लैंग्वेज समझा देता हूँ मैं आपको। 4 नंबर लिए पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब लैंग्वेज जरा फोकस करना है। थर्ड टर्म क्या होगा ए स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, गेट ये बड़ी है फर्स्ट टर्म से, कितनी बड़ी है 9 बड़ी है, तो इसमें जब 9 जोड़ेंगे तभी तो इक्वल बनेंगे आपस में। ये लैंग्वेज क्लियर है ना बिल्कुल। आगे वाली लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। सेकंड टर्म मतलब क्या हो गया ए आर इज ग्रेटर देन, यानी कि ये बड़ी है किससे, फोर्थ टर्म यानी कि ए आर क्यूब से, कितनी बड़ी है 18, अरे वो बड़ी है उसमें जोड़ेंगे तभी तो इक्वल आएगा। बात क्लियर है कि नहीं मेरी, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। चलिए इसकी जरा निकालते हैं 4 टर्म, है ना, मैं बाकी चीजें बता रहा हूँ यहाँ से, और इसकी 4 टर्म निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तरीके से ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9 ऐसे लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन को क्या लिखूंगा यहाँ से, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18, यहाँ से मैंने मैक्सिमम कॉमन लूंगा ए आर, तो क्या हो गया ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। हाँ ये बात क्लियर है मेरी, कि मैंने इसमें से ए आर कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर है ना, मगर यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं यहाँ माइनस क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस ए आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी। क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस सब की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ, वहां से 9 लगाने वाला हूँ, है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ वहां से मैं 9, क्या डिवाइड कर दो जैसे आपकी मर्जी हो। तो मैंने क्या करा, माइनस का आर साइड में रखा, इन दोनों की वैल्यू क्या लगा दी मैंने यहाँ पर 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 18, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2। पहले यहाँ तक समझो, बाकी तो आप अपने आप कर लोगे। सर दोबारा सुनना, यहाँ तक ये सब क्लियर था। ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इसमें से a कॉमन लिया तो r स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 बन गया। इन दोनों में से एक और कॉमन लिया, ध्यान रखना, इससे ये लाइन ये यहाँ ऐसे जनरेट हुई है। मैंने इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लिया AR, तो 1 माइनस r स्क्वायर बराबर 18 हो गया। अब मेरे को एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो मैंने देखा यहाँ a है बट यहाँ r स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर भी, बट यहाँ 1 माइनस r स्क्वायर है। मेरे को वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पर, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया और 1 माइनस r स्क्वायर को r स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया। तो कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब a इंटू r स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखिए इन पे दो पे फोकस करना है रहा। इन दोनों की वैल्यू कितनी है वहां पर? 9। तो मैंने इन दोनों की वैल्यू क्या लगाऊंगा? 9। तो माइनस आ रही तो बचा, इंटू 9 हो गया। 9 से वैल्यू क्या हो गई? -2। हाँ कभी क्लियर है ये लॉजिक? r की वैल्यू कितनी आ गई? -2। r की वैल्यू कहाँ लगाएंगे हम? सपोज तो यहाँ लगाते हैं, है ना, यहाँ लगा लेते हैं। तो a r स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। a भी आ गया, r भी आ गया। अब जो भी फॉर्मेलिटी है ना वो मैं पूरी करता हूँ। क्या कहना चाहते थे ना, एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे सबसे चार्टर फाइंड करने की कह रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड 4 नंबर्स, यानी कि 4 नंबर हमें फाइंड करने थे। आज जरा फॉर्मेलिटी आप खुद पूरी कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या लगाऊंगा? 3। a इंटू आर -6, बिल्कुल ठीक। AR स्क्वायर 12, फिर AR क्यूब -24। देखेंगे यार आंसर यही है क्या? चलिए आंसर बिल्कुल सही है ना। अगर आप दूसरे तरीके से कह रहे हो ना उसको मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है, मतलब क्लास इन लोगों की, तो नेक्स्ट क्लास में उस तरह से भी करा दूंगा, है ना। आप समझ गया आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो ना A/R³ है ना, A/R और AR³ यानी स्पेशल तरीके से करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना, कैसे किया जाएगा। चलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जरा भी? हाँ ये आप उसको डिसाइड करेंगे। हाँ ये आदि क्लियर है आपको? यस सर। चलिए क्लास को फिर यहीं पर लिख लो एक बार, फिर एंड करेंगे। और हाँ ये अब उसका डिसाइड करो रिलेशन एंड फंक्शंस कैसे करना है ना, प्राणी बनाओ जरा। और कैसे हैं? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ जैसे सैटरडे को आपका टेस्ट 4 बजे है ना, तो आप जल्दी आ जाओ। हैं संडे का तो बच्चों के ना बहुत इश्यू होते हैं, मतलब सैटरडे को मैं एक्चुअली कह रहा हूँ, सैटरडे को आपका स्कूल का तो कोई इश्यू नहीं है ना, तो जल्दी आ जाओ, है ना, जल्दी आ जाओ। ऐसा करो सैटरडे को 1 घंटे पढ़ा लेते हैं, है ना, आपका सैटरडे कर लेते हैं 3 से 4। 3 से 4 आपके, हाँ बताओ। हैं सैटरडे का स्कूल है, सैटरडे का स्कूल है तो एक काम करो 4 से 5 टेस्ट दे दो, 5 से 6 बताओ। अकाउंट्स का टेस्ट है नहीं, देखो प्रॉपर रिलेशन फंक्शन तो बाद में कराएंगे, जिनके जैसे अभी ना पेपर का इश्यू है उसके लिए करा रहे हैं, है ना, पेपर का इश्यू उसकी वजह से करें ये सब। तो एक काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन जो मेरे को फिर ऑनलाइन ही लग रहा है, फिर है ना, जिनको रिलेशन फंक्शन करना है वो ऑनलाइन वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, वो ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, है ना। तो हैं नहीं पढ़ाएंगे तो जब कुछ मैचिंग बने, है ना, बार बार अलग अलग पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है ना, बार बार अलग अलग कराते रहो सबको, है ना। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, संडे को 2 घंटे रख लो, है ना। हाँ तो ठीक है, फिर फाइनल होता है संडे को टाइम जो आपका आएगा 12-1 के आसपास जो भी होगा ना, उसमें 2 घंटे आपका रखूंगा मैनेज करके, और जिसमें मैं आपका रिलेशन फंक्शन काफी हद तक करा दूंगा, ना, जिसमें मेरे को मेन डोमेन समझाना होता है। बस हो गया क्लास, हो गया। संडे को रखते हैं फिर, है ना, संडे को 2 घंटे करा कर रिलेशन फंक्शन उसमें करा देंगे। अच्छा हाँ याद कुछ पूछना है तो क्लास को फिर एंड करते हैं पर, है ना। यस सर। ठीक है, ओके।